गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो कंटिन्यू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी चल रही थी एंड वी आर एट द एज ऑफ वाइंडिंग इट ऑफ। ओनली 2 क्वेश्चंस हैव बीन लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम द MCQs. Apart from 3 MCQs, the main questions include only question number 10 and 11. Up to 9 we have done. Okay, so let's start question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 टाइप के क्वेश्चंस हम 3.2 में करके आए थे। 3.2 में, यस, ट्रांसपोज से पहले, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स की शक्ल देनी होती है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये मैट्रिक्स का पंगा ना होता तो ये क्वेश्चन बड़े सरल है। फिर तो ये 5th 6th क्लास के क्वेश्चन है, बस वो उस क्वेश्चन को मैट्रिक्स की शक्ल देकर फिर सॉल्व करना है। तो वो थोड़ा सा बस पार्ट है जो अपने को यहाँ पे तंग कर सकता है। ओके, रीड आउट करें क्वेश्चन। एंड जो लाइफ सिचुएशन में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वो बड़ी इजी आएंगी, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, बहुत सरल सरल आएंगी, है ना। आपको जैसे रीड आउट करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर है जो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाता है, XYZ, राइट, और उनको 2 मार्केट्स में बेचता है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। लेट्स से दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। ये 3 तरह के प्रोडक्ट हो गए, ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं और इनको 2 मार्केट्स में वो बेचता है, ठीक है ना। अब ये एनुअल सेल्स गिवन है। एनुअल सेल्स मतलब इतने 10,000 यूनिट्स उसने प्रोडक्ट X के मार्केट 1 में बेचे, प्रोडक्ट Y के मार्केट 1 में उसने 2,000 यूनिट्स बेचे और 18,000 उसने प्रोडक्ट Z के मार्केट 1 में बेचे। सिमिलरली मार्केट 2 की भी सेल्स आपको गिवन है। ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स है। लाइक सपोज करो वो साबुन बनाता है तो उसने 10,000 साबुन बेच दिए, जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। इफ यूनिट सेल्स प्राइसेस ऑफ XYZ आर 2.5, 1.51, तो अब इनकी सेल प्राइस दे रखी है। सेल प्राइस मतलब कि X प्रोडक्ट कितने का बिकता है, एक प्रोडक्ट 2.5 रुपए का बिकता है। तो जैसे उसने 10,000 बेचे तो कितने का बिकेगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा वो अपने को मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट Y की यूनिट सेल प्राइस ये है। यूनिट सेल प्राइस का मतलब होता है एक यूनिट की सेल प्राइस, 1 यूनिट की सेल प्राइस। जैसे मान लो साबुन बेच रहा है तो एक साबुन कितने रुपए का है, समझ गए। एंड प्रोडक्ट Z की यूनिट प्राइसेस 1 रुपया रेस्पेक्टिवली दे ही रखा है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है टोटल रेवेन्यू बताओ हर एक मार्केट का, यानी मार्केट 1 का अलग बताओ, मार्केट 2 का, इन ईच मार्केट के दिया ना उसने, यानी मार्केट 1 का अलग रेवेन्यू बताओ, मार्केट 2 का अलग रेवेन्यू बताओ विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। नाउ अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपको रेवेन्यू से क्या समझ आया, व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू। क्या बताना है आपको, रेवेन्यू बोले तो सम, किस चीज का सम, कितना प्रोडक्ट दिया है। लाइक मार्केट 1 में उसने 10 और 2 और 18, यानी 12 और 18, 30,000 प्रोडक्ट दिया है, ये निकालना है उसको। देखो आंसर, रॉन्ग, ठीक है। तो कॉमर्स वाले साइंस पढ़ते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो साइंस वालों को भी थोड़ा थोड़ा कॉमर्स पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। अब बड़ी जॉब में काम करोगे, बड़ी कंपनी में जॉब करोगे, इंजीनियर बन जाओगे या वॉट एवर यू लाइक, तो उसके बाद दुनिया ना कॉमर्स में चलती है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम तक साइंस में चलती है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। जॉब लगने के बाद फिर कॉमर्स हो जाती है सारी दुनिया। फिर आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट्स क्या होते हैं, फिर आपको कंपनी को कमा के देना है, तभी कंपनी जॉब पे रखेगी। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज कॉस्ट। सो रेवेन्यू मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक शॉप है, ठीक है। मान लो आपने 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, तो पैसे आए कितने, 10। तो वो जो पैसा आ रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेवेन्यू। लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं, वो तो आ रहा है। उसमें से कॉस्ट हटानी पड़ेगी, आप खरीद के कितने का लाए थे। लाइक आप 6 रुपए का खरीद के लाए थे और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में टोटल कॉस्ट उसकी कितने की पड़ी, मान लो 7 रुपए पड़ी। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। सो रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स प्रोसीड्स बोलते हैं इसको। सेल्स, सेल्स करने के बाद जो प्रोसीड्स मिले, प्रोसीड्स मिले जो अमाउंट मिला, ठीक है ना। क्लियर है, सिंपल सी भाषा में हम, हमारे जो क्या कहते हैं दुकानदार लोग कहते हैं कि आज का गल्ला कितने का हुआ, यानी आज कितने पैसे आए, वो रेवेन्यू है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, समझे, ठीक है। तो टोटल मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू आया और मार्केट 2 से, हर एक मार्केट का अलग अलग बताना है। तो कैसे निकालेंगे, 10,000 यूनिट आपने एक्स के इसको बेचे मार्केट 1 को, और एक यूनिट था कितने का, 2.5 रुपए का। तो एक यूनिट 2.5 का था, तो 10,000 में 25,000 रुपए को मार्केट 1 से एक्स वाले प्रोडक्ट के आ गए,
समझ गए अभी क्या करना है आपको? पैसे आए कितने, कुल मिला के आए कितने में से। जब बचपन में हम लोग छोटे थे, या मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी, पता नहीं आपके साथ, हमको ऐसा लगता था जैसे कभी कभी जैसे पापा के साथ चले गए उनकी शॉप पे या जो भी वो काम करते हैं, तो जो पैसा आता हुआ दिखता था लगता था ये आज की कमाई है ना। ऐसा होता था ना कि आज तो पापा ने बहुत पैसे कमाए, है ना, बहुत सारे पैसे आ गए उनके पास, लेकिन वो पैसे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ना, वो उसमें तो कॉस्ट भी तो शामिल है उसमें। तो वो बचपन में नहीं समझ में आता था, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ठीक है, सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू इज द सेल्स प्रोसीड्स, उसमें से जब कॉस्ट हटाएंगे देन कम्स द टोटल प्योर प्रॉफिट जो आपका होता है। फाइन, चले, थोड़ी कॉमर्स की नॉलेज मिल गई। ओके चलो, तो अब आपको पहले क्वेश्चन में आपको मार्केट 1 और मार्केट 2 के अलग अलग रेवेन्यू बतानी है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स आंसर में होनी चाहिए। अच्छा, हमको क्या क्या गिवन है, एक तो हमको ऐसी मैट्रिक्स गिवन है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2 बाय 3 की मैट्रिक्स गिवन है, 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है, 2 रो 1 कॉलम, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो नीचे जो मैट्रिक्स गिवन है वो या तो 1/3 की या 3/1 की, तो 3/1 से अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि 2/3 से खत्म कर रहा हूँ, तो किससे अरेंज करना पड़ेगा, 3/1। तो आंसर किस में आएगा, तो हमको भी 2/1 में ही चाहिए, क्योंकि आंसर क्या चाहिए, मार्केट 1 और मार्केट 2 का अलग अलग रेवेन्यू। तो नहीं, 3/1 आ रहा है ना, लेकिन मेरे को 3/1 थोड़ी, सॉरी 2/1 आ रहा है, नॉट 3/1, 2/1 आंसर आ रहा है ना, सही तो है, 2/1 आंसर आ रहा है, तो 2/1 में मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे मार्केट 1 का अलग रेवेन्यू चाहिए, मार्केट 2 का मुझे अलग रेवेन्यू चाहिए, तो 2/1 में दो एंट्रीज आएंगी, उसमें से एक तो हो जाएगा मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू, मार्केट 2 का। ऐसे पहले सेट करके देखना पड़ेगा हमको, समझे, स्टार्ट करें। ओके, तो इसको मैट्रिक्स का रूप देते हैं, स्टार्ट राइटिंग इफ यू वांट। पहले तो हम ये सारा आंकड़ा लिख देंगे, है ना। here the annual sales of here the annual sales of product XYZ, of product XYZ in the two markets 1 and 2, in the two markets 1 and 2 are given as फिर ऐसे की ऐसी टेबल बना देंगे, सेम टू सेम एक ऐसी टेबल बना देंगे, है ना। ठीक है, इसमें बस आप ऊपर ये लिख देना प्रोडक्ट्स के, इधर जिसने लिखा नहीं है आप लिख देना ये एक्स प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट है, क्योंकि उसने रेस्पेक्टिवली दे दिया है, ऐसी टेबल बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो जो यूनिट्स हमने बेचे हैं वो तो है क्वांटिटी, और जो प्राइस है उसको अपन कह सकते हैं पी फॉर प्राइस, और रेवेन्यू को अपन कह सकते हैं आर। तो तीन मैट्रिसेस बन सकती है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी इक्वल टू आर, रेवेन्यू विल बी इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस को अपन पी बोल देते हैं। तो इस डेटा को अरेंज करने के लिए जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको क्यू मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं, क्यू फॉर क्वांटिटी। ओके ना, सो मैं लिखता हूं, उसके बाद वो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद, नाउ नाउ पुटिंग द एनुअल सेल्स, या सेल्स डाल दो सीधे, सेल्स का एस मैट्रिक्स भी ले सकते हो, है ना, क्वांटिटी फॉर क्यू, लेकिन क्यू से ज्यादा समझ आ रहा है, क्यू फॉर क्वांटिटी, सेल्स से समझ नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, है ना। पुटिंग द सेल्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट, इन द मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट, इधर भी मैं मेंशन कर देता हूं, पुटिंग द क्वांटिटी ऑफ सेल्स, पुटिंग द क्वांटिटी ऑफ सेल्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट क्यू इक्वल टू, ये की यही मैट्रिक्स, बोलो क्या हो जाएगा, 10,000, देन 2,000, देन 18,000, फाइन, नीचे बोलो 6,000, देन 20,000, एंड देन 8,000। व्हाट विल बी द ऑर्डर, 2/3। ये तो गया क्वांटिटी। अब अगेन हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो मैट्रिक्स है, ये तो दोनों क्वेश्चंस के लिए कॉमन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सेल प्राइस यूनिट प्राइस दे रखी है, वो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से, है ना। सो अब यहाँ से ए पार्ट शुरू हो रहा है, ए पार्ट में हमको क्या गिवन है, यूनिट सेल प्राइस। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, पहले तो एक गिवन इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, नाउ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई जेड आर गिवन एज 2.5, 1.5, 1 रिस्पेक्टिवली, ये गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। अब इस डेटा को भी अपन मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन देन पुटिंग दैट डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, सो मैं सीधे पुट करके बता रहा हूं आपको, again putting putting क्या है, ये यूनिट सेल प्राइस है ना, यूनिट सेल प्राइस, प्राइसेस, यूनिट सेल प्राइसेस तीन है ना, इन द मैट्रिक्स फॉर्म,
in the matrix form. Let's see what do we get. कौन है बाहर? We get. So let's see क्या मिलेगा हमको. T for price. ओके, सो 2/3 तो ये सेट किया, तो अगला 3/1 में सेट करना है. 3/1 बोले तो एक कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम वाली, लाइक दिस. फाइन. क्या क्या है? 2.5, 2.50 लिख लो, या तो 1.50 लिख लो, या तो एंड दिस इज व्हाट 1.00. ठीक है ना, समझ आया ना. तो गिवन डेटा को एज इट इज टेबल में उतार लिया. टेबल गिवन थी, उसकी मैट्रिक्स बना दी, है ना. टेबल में क्या होता है, बस ऊपर लिखा रहता है कि क्या ये है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है. अभी हम लिख नहीं रहे बस उसको, क्योंकि जब अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो अपन उसके रो की हेडिंग क्या है और कॉलम की हेडिंग क्या है ये लिखते नहीं है. बट हमारे माइंड में होना चाहिए कि जो ये रो की हेडिंग है वो तो प्रोडक्ट वाइज है, और जो कॉलम नहीं, कॉलम की हेडिंग है, ये कॉलम की हेडिंग है, ये तो है प्रोडक्ट वाइज, और जो रो की हेडिंग है वो है मार्केट वाइज. ये हमारे माइंड में फीड होना चाहिए. एंड हेयर कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, तो रो की हेडिंग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट वाइज, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, जेड प्रोडक्ट. ये हमको पता होना चाहिए. एक्स की कॉस्ट प्राइस है, और सॉरी सेल प्राइस है, ये वाई की है और ये जेड की है. तो ये हमको अंदर से पता होना चाहिए. ठीक है, क्लियर. अब क्या करें? अब आपको टोटल रेवेन्यू चाहिए. तो टोटल रेवेन्यू जो होता है क्वांटिटी को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके मिलता है. ये अपन अंडरस्टूड मानेंगे, ये तो सब जानते हैं. सो नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, इसके आगे ऑर्डर भी लिख दो. व्हाट इज इट? 3/1. नाउ वी नो दैट revenue equal to, revenue is equal to quantity multiplied by price, या यूनिट प्राइस लिख लो. क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस. एक की प्राइस को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं. एक की प्राइस 10 रुपए है, टोटल क्वांटिटी 100 है, तो 1000 हो गई टोटल रेवेन्यू. ठीक है ना, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस. ठीक है ना. अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज रेवेन्यू को आर ले लू मैं, इक्वल टू क्यू. मैट्रिक्स क्या है, या फिर पहले एक बार ऐसे लिख लो, दैट इज आर इक्वल टू क्यू इंटू पी, इक्वल टू, अब क्यू लिख लो क्या है. सो क्यू तो वो रही ऊपर 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, देन क्या है 20,000, एंड देन 8,000, 2/3. और इसको एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 2.50, 1.50, 1.00, 3/1. तो 3 से 3 मैच हुआ, मल्टीप्लीकेबल है. पहले तो चेक करना होता है मल्टीप्लीकेबल है क्या. यस, इट इज मल्टीप्लीकेबल, एंड देन आंसर विल कम इन द फॉर्म 2/1. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ लिख दूं. 2/1 की कैसी मैट्रिक्स बनेगी? लगभग 2 रोज चाहिए और एक कॉलम चाहिए, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, राइट. ये भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी कुछ ऐसे, एक रो एक रो. ठीक है, समझ आया. चलो अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें. इधर से रो, उधर से कॉलम, इधर से रो, इधर से कॉलम. तो ये रही पहली रो, ये रही पहली रो, और उधर तो एक ही कॉलम है वैसे भी. पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूं. सो 10,000 इंटू 2.50 क्या होगा? 25,000. ठीक है ना, 10,000 का दोगुना 20,000 और आधा 5,000. शॉर्ट में फटाफट मल्टीप्लाई करना आना चाहिए ना. ऐसे नहीं 10,000 को वो मल्टीप्लीकेशन बच्चों की तरह करने बैठ रहे हैं, है ना. सो 10,000 गुना ढाई, इस मैं 10,000 का ढाई गुना ही है 25,000 हो जाएगा. प्लस 2,000 का 1.5 गुना 3,000. बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, और 18,000 का 1 गुना 18,000 ही होगा. आया. चलो सेकेंड रो को पकड़ो. 6,000 इनका ढाई गुना, बोलो 6 का 2 गुना 12,000, और आधा और जोड़ो यानी 3,000 और जोड़ो 15,000. ठीक है, 20,000 का 1.5 गुना 30,000. वेरी गुड. एंड 8,000 का 1 गुना इज 8,000. फाइन. आपकी कास्ट में ये कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट होती है ना. आप जो आपके मतलब जो जेंट्स लोग हैं वो तो फटाफट यूं ही ब्याज बट्टा यूं ही कैलकुलेट कर देते हैं उंगलियों पे, है ना. वैसे हमारी कास्ट में भी होती है ना. आपके में ज्यादा होता है. हाँ, बहुत डांटते हैं. ओके, 2/1. ठीक है, चलो. सो 25 और 3 28, 28 और 18, बोलो 46,000. 15 और 30 45, 45 और 8 53. सो द आंसर हैज कम आउट टू बी इन द फॉर्म 2/1. आया.
सो ये तो है मार्केट 1 के सेल्स प्रोसीड्स, मतलब कितना रेवेन्यू आया, और ये है मार्केट 2 के। उसने अलग अलग ही पूछा था, हमने आंसर 2/1 में ही लाया, यही आंसर है फाइनली। अब इस मैट्रिक्स को वापस स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर देना है ना, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में तो हमने कन्वर्ट किया, क्वेश्चन तो स्टेटमेंट फॉर्म में, तो आंसर शुड मस्ट हैव बीन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। तो नेक्स्ट पेज पे देखो क्या करूंगा मैं। सो द टोटल रेवेन्यू इन द मार्केट 1 या फ्रॉम द मार्केट 1 एंड मार्केट 2 इज रुपीज, बोलो मार्केट 1 से कितना मिला, ₹46,000, एंड मार्केट 2 से कितना मिला, एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। अब देखो, अगर हमारे हमारे आगे प्रॉब्लम मैट्रिक्स की नहीं होती तो भी तो हम यही करते हैं, कुछ अलग करते क्या, बोलो। अगर 10,000 प्रोडक्ट आपने बेचा है और एक प्रोडक्ट ₹2.5 का है, तो 25,000 आपको एक्स प्रोडक्ट के मार्केट 1 से मिलते हैं। अब आपसे पूछा मार्केट 1 से टोटल कितना मिल रहा है, तो आप यही तो करते, 25,000 तो एक्स प्रोडक्ट के मिले, 3,000 वाई प्रोडक्ट के मिले, 18,000 जेड प्रोडक्ट के मिले, कुल कितना मिला जोड़ देते हैं। अभी भी यही किया, प्रोडक्ट करके जोड़ा है, वैसे प्रोडक्ट करके जोड़ते हैं, ठीक है ना। वैसे कैजुअली करते हैं, अभी मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहे हैं। समझ आया? क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करूं। सेकंड क्वेश्चन इज, अब कॉस्ट दे दी। कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, एक्स की कॉस्ट कितनी है, ₹2। देखो ₹2.5 तो उसमें मिलते हैं, सेल्स मिलती है उसमें से, और ₹2 उसका खर्चा है, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट तो एक प्रोडक्ट पे 98 है। समझ आया? भाई एक साबुन बेचता हूँ ₹2.5 में, तो ₹2 तो उसको खर्च लाने में भी खर्च हुए हैं, कॉस्ट है उसकी, मतलब खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन, फिर यहाँ पे मेरी दुकान में आते आते उसको ₹2 का पड़ा है, और 2.5 में मैंने बेचा है। तो अब एक्चुअली एक साबुन में 50 पैसे ही कमाई है, तो आपने 10,000 साबुन बेचे हैं, तो तब साबुन साबुन से कितनी कमाई होगी, ₹5,000। 10,000 इंटू 0.50। समझ आया? क्लियर है? सो अब आपको कॉस्ट दे दी, क्या दे दी, तीनों कमोडिटीज की रेस्पेक्टिवली कॉस्ट दे दी। अब आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू तो पिछले क्वेश्चन में निकाल ली, पहले इस क्वेश्चन में कॉस्ट निकालो पहले, एंड देन कॉस्ट निकालने के बाद फिर प्रॉफिट निकालो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो वो का वही काम कॉपी पेस्ट करना है, इधर देखो स्क्रीन पे, वो का वही काम कॉपी पेस्ट करना है। बी पार्ट शुरू करने से पहले, बी पार्ट जैसे सपोज करो, इसी में करेक्शन कर रहा हूं मैं, देखो बी पार्ट में क्या होगा, अब अपन यूनिट कॉस्ट प्राइस को मैट्रिक्स फॉर्म में डालेंगे, सेम टू सेम इसी ऐसी वाली मैट्रिक्स में ना। तो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, सी, सी फॉर कॉस्ट ले लूं, बोलो क्या क्या कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ₹2, ₹1, और 50 पैसे को 0.50 कह दूंगा। सेम टू सेम वही 3/1 बनी। और अब अपन जानते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस, कुल खर्चा कितना हुआ है ना भाई, ये तो टोटल पैसा आया, अब टोटल खर्चा कितना हुआ, तो क्या करूंगा, कॉस्ट टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी से अब की बार कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक साबुन की कॉस्ट प्राइस को टोटल कितना बेचा उससे खर्चा मल्टीप्लाई करूंगा तो पता चलेगा टोटल कितना खर्चा हुआ। सो इसको लेट से मैं सी कह दूं, सी मैट्रिक्स इक्वल टू क्वांटिटी, नहीं सी तो फिर इसको कहूंगा, तो उसको क्या कहूं बताओ, सी इसको कहूंगा, और वो क्या है, वो भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, ये तो टोटल कॉस्ट है, और वो एक की कॉस्ट है ना, वो तो टोटल कॉस्ट है, और ये क्या है, एक की कॉस्ट है। तो एक काम करते हैं, इसको टी ले लेता हूँ, टोटल कॉस्ट, और वो एक की कॉस्ट यानी कि सी, वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। क्लियर? सो देखो, वो वाली जो मैट्रिक्स है वो तो सेम रहेगी, क्यू वाली नो चेंज, बस पहले आपने यहाँ पे उसकी सेल प्राइस लिखी थी, अभी आप क्या लिखोगे, इसकी कॉस्ट प्राइस लिखोगे, फाइन। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, लेट्स सी। कॉस्ट प्राइस है हमारी ₹2, ₹1 एंड 0.50, वही मल्टीप्लाई होगा रो 1 कॉलम 1, करो मल्टीप्लाई, करें मल्टीप्लाई, ओके लेट्स सी। तो 10,000 इंटू 2 20,000, प्लस 2,000 इंटू 1 2,000, प्लस 18,000 इंटू आधा, यानी 18 का आधा 9,000। ठीक है, अब रो 2 कॉलम 1, 6 का दुगना 12,000, देन 20 का एक गुना 20,000 ही होगा, एंड देन 8 का आधा कर देंगे तो 4,000।
तो एडअप कर दें, टोटल कॉस्ट कितनी, मार्केट वन से, ये मार्केट वन या मार्केट टू है ना, मार्केट को नहीं, तो मार्केट्स का टोटल नहीं कर रहे अपन, क्योंकि उसने हर एक मार्केट का अलग अलग पूछा है। तो आपको 2 by 1 की मैट्रिसेस बनानी है हर बार। पहले आपने रेवेन्यू में बनाई, फिर अब आप कॉस्ट में बना रहे हो, और फाइनली प्रॉफिट में भी आप ये बताओगे मार्केट वन का कितना प्रॉफिट है, मार्केट टू का कितना, वही 2 by 1 - 2 by 1, आंसर भी 2 by 1 में आ जाएगा। समझ आया? ओके। सो 20 और 2 22 और 9 13, 20 और 2 22, तो यही हो गए, 22 और 9 31,000। ठीक है, 12 और 20 32 और 4 36,000। सो ये आ गई मेरी कॉस्ट मैट्रिक्स मार्केट वन की और मार्केट टू की। अब आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, करूं नेक्स्ट पेज पे चलूं नाउ। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैट्रिक्स को क्या मानूं, जी मान लेता हूं, जी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। नाउ वैसे दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। सुना है आपने? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में डिफरेंस पता है? डिफरेंस नहीं पता? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि बस बेचने वाली प्राइस में से खरीदने वाली प्राइस को माइनस करो और प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जैसे कि साबुन आया, साबुन बेचा 2.5 रुपए का, ये थोड़ा बड़ा अमाउंट मान लेते हैं, 10 रुपए का, और खरीदा मैंने 5 रुपए का या 6 रुपए का, तो 4 रुपए तो ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन इस 4 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट में एडिशनल खर्चे भी होते हैं। कैसे एडिशनल खर्चे? मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन से मंगाया, वो भी हम ही देंगे, कस्टमर से थोड़ा ना लेंगे। उसको रखा, स्टोर किया, गोदाम का खर्चा, दुकान का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चली, वो जो लेबर ने उठा के रखा उसने भी पैसे लिए। तो ऐसे करते 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 वो प्रॉफिट और कम होता गया। तो 4 रुपए तो वैसे बचा, 4 रुपए तो क्या था, बस खरीद और बेचने का प्रॉफिट, दैट्स इट। आया कितने में, गया कितने में, उससे जो प्रॉफिट हुआ दैट इज क्रॉस प्रॉफिट। अब एडिशनल जो खर्चे हैं वो भी माइनस कर दूं, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो जैसे मान लो 4 रुपए में से मेरे 2 रुपए तो और खर्च हो गए, एक साबुन पे 2 रुपए की कीमत आ रही है भी, और खर्चे भी होते हैं, जैसे 1 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का लगा, 50 पैसे की मेरी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसको स्टोर करने या एनीथिंग, है ना, उसका इंश्योरेंस भी करवाया हो मैंने स्टॉक का। ऐसे करते करते 2 रुपए बचा, तो वो 2 रुपए मेरी जेब में जा रहा है, फाइनली वो होता है नेट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट। ओके, चलो। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब पैसा आया कितना, कॉस्ट मतलब पैसा गया कितना। ठीक है ना। सो नाउ वी नो दैट, अगेन एक कॉमर्स टर्म लिख रहा हूं जो हम सब जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि जानेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट से कहीं आप एक की कॉस्ट प्राइस ना समझो, टोटल कॉस्ट पूरा खर्चा, मार्केट वन का अलग और मार्केट टू का अलग। ठीक है ना, दैट इज, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो जी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू को मैंने आर लिखा है और टोटल कॉस्ट को अभी अभी मैंने क्या लिखा, टी लिखा था, टोटल कॉस्ट को क्या लिखा था, टी। ठीक है ना। सो रेवेन्यू भी एक 2 by 1 की मैट्रिक्स है। क्या आया था, मैंने डिलीट कर दिया, 53,000 एंड 46,000। 53,000 पहले 46 देन 53, ओके 46,000 एंड देन 53,000। कैमरा नहीं चलाया क्या? ठीक है, माइनस कॉस्ट वाली अभी अभी मैंने मैट्रिक्स निकाली है, कॉस्ट की रही 31,000 और 36,000, 31,000 और 36,000। तो 2 by 1 की मैट्रिक्स मुझे मिली थी यहाँ से रेवेन्यू की, और कॉस्ट की मिली भी 2 by 1, तो 2 by 1 - 2 by 1 विल गिव मी 2 by 1 ओनली। सो 46 - 31 गिव्स मी 15,000, तो मेरे को मार्केट वन से ग्रॉस प्रॉफिट है, और 53 में 36 गए, 14 और 3 17,000 मेरे को यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना। तो अब ये मार्केट वन और मार्केट टू का अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट है। लेट्स से उसने कहा कि आप तो टोटल ही बताओ, दोनों को ऐड कर दो। तो बताओ उसने अलग अलग बताया या टोटल बताया? ऐसे ही अलग अलग ही बताया ना, मार्केट वन, क्योंकि उसने शुरू से मार्केट वन अलग रखा, मार्केट टू अलग रखा, तो रेवेन्यू भी दोनों का अलग, कॉस्ट भी दोनों की अलग, और प्रॉफिट भी दोनों का अलग। सो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट यहाँ पे बनता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ईच मार्केट, फ्रॉम मार्केट वन, फ्रॉम मार्केट वन एंड market 2 is rupees 15,000 and rupees 17,000, बोलो respectively। डन, क्लियर, चले आगे, चले। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना 4 नंबर के, आप आना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक एक्स मैट्रिक्स निकाल के बताएं
जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स मिल जाए। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती, जो कि अभी नहीं है, मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती तो ये आउट ऑफ द कोर्स हो जाता। क्यों? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिले वो तो इनवर्स होती है, तो इनवर्स निकालना भी सीखा नहीं है ना, मतलब तो फिर ये मिसलिनियस से हट जाता है। लेकिन इसने आइडेंटिटी थोड़ा आंसर में चाहिए, इसको तो कोई एनी मैट्रिक्स आंसर में चाहिए, तो ये तो बस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये इनवर्स का क्वेश्चन नहीं है। अब जब भी अपन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और एक तीसरी मैट्रिक्स आती है, तो सबसे पहले अपने को ऑर्डर मैच करना होता है। क्या मैच करना होता है? ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो अब आप सोचो एक्स का ऑर्डर क्या। ठीक है, अब देखो एक्स का ऑर्डर निकालना है ना। अब वैसे आपने निकाल लिया, देख लो कैसे निकालते हैं। हम सपोज करो मुझे एक्स का ऑर्डर नहीं पता, लेटर से मुझे एक्स का ऑर्डर नहीं पता, तो एक बार के लिए मैं एक्स का ऑर्डर रख देता हूं m/n। ठीक है। अब ये n इस 2 से मैच होना चाहिए तभी ये वैलिड है। तो अगर n ये 2 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2। अब ये ऑर्डर मैच हो गया, मल्टीप्लीकेबल ये हो गया। लेकिन अब आंसर क्या आएगा? m/3 की फॉर्म में आएगा, और आ क्या रहा है? 2/3 की फॉर्म में आ रहा है। सो m/3 को 2/3 से मैच करेंगे तो m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2। सो x जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, तभी वो ये मल्टीप्लीकेशन को वैलिड बना सकता है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेयर द गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, बताओ। हेयर द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, ठीक है, और ये वाले मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देंगे और इसमें हम ऑर्डर भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, इधर लिख दूंगा मैं 2/3, इधर लिख दूंगा मैं 2/3, और इधर मैं हाल फिलहाल के लिए इसके आगे लगा दूंगा m/n। ठीक है ना। अब अपन इसका ऑर्डर मैच करेंगे, पहला काम ऑर्डर मैच करना। ठीक है, अपने को पूरी एक्स मैट्रिक्स चाहिए, ऑर्डर भी चाहिए, अंदर के एलिमेंट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन एक बार पहले ऑर्डर पता चलेगा तो अंदर के एलिमेंट्स निकालने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, जो कि m/n हमने माना है, ठीक है ना, हैज टू बी, हैज टू बी, हैज टू बी 2/2। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो अभी अपन यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, अपन बस अंडरस्टूड मान लेंगे कि 2/2 चाहिए, ठीक है ना। हैज टू बी 2/2 सो एज टू मेक द गिवन इक्वेशन वैलिड, मेक द गिवन इक्वेशन या मैट्रिक्स इक्वेशन वैलिड। इसको वैलिड करने के लिए इसका ऑर्डर 2/2 चाहिए ही चाहिए। तो अब अपने को एक्स ऐसा मैट्रिक्स माननी पड़ेगी जिसका ऑर्डर क्या हो? 2/2 हो। क्या हो? ऑर्डर 2/2 हो। ठीक है ना। सो लेट मैट्रिक्स एक्स बी। अब बताओ मैट्रिक्स एक्स को एक 2/2 की मैट्रिक्स मान के बताओ, तो कैसे मानोगे? चार एलिमेंट्स चाहिए अंदर 2/2 में, चारों नहीं पता मुझे, एक भी नहीं पता, तो लेट से उसको हाल फिलहाल ABCD मान लो या XYZ कुछ भी मान लो, और इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 2/2। ये हमने एक्स मैट्रिक्स मान ली। अब इस एक्स मैट्रिक्स को वहां पे पुट अप कर दो और मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करो। वहां से आपको ए की भी वैल्यू चाहिए, बी की भी चाहिए, सी की भी चाहिए, डी की भी चाहिए, चारों आ जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स एक्स ओरिजिनल क्या है वो पता चल जाए। ठीक है, डन, समझ आया। सो नाउ पुटिंग पुटिंग मैट्रिक्स एक्स, putting matrix x in the, putting matrix x in the given matrix equation, in the given matrix equation, कर दूं पुट, वी गेट। तो नेक्स्ट पेज से करते हैं, वी गेट कर दूं उसको डिलीट। इतना हम क्या करेंगे, इस x की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे? ABCD, बाकी ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज, ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज। ठीक है। अब RHS में तो कुछ सॉल्व करने का है नहीं, LHS में इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कर दोगे, रो से कॉलम जैसे चलते हैं, सो रो 1 कॉलम 1 देन रो 2 कॉलम 2। ठीक है, और बदले में मेरे को एक 2/3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है, और RHS में कॉपी पेस्ट। ठीक है ना, बोलो अनुष्का। चलो, सो A into 1 A एंड B into 4 4B। सो पहला एलिमेंट क्या मिला? A+4B। दूसरा एलिमेंट आ जाओ, A into 2 एंड B into 5। तो A into 2 2A, 2A प्लस व्हाट 5B। ठीक है,
पहली रो का दूसरा एलिमेंट मिल गया, पहली रो का तीसरा और आखिरी एलिमेंट क्या मिलेगा, a इंटू 3 b इंटू 6, तो क्या हो जाएगा ये 3a प्लस 6b, ये हो गई रो 1। चलो अब रो 2 कॉलम 1, ठीक है। सो c इंटू 1 और d इंटू 4, c इंटू 1 d इंटू 4, क्या हो जाएगा ये c प्लस 4d, देन c इंटू 2 एंड d इंटू 5, क्या हो जाएगा ये 2c प्लस 5d, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट c इंटू 3 एंड d इंटू 6, क्या हो जाएगा बताओ 3c, c3 नहीं 3c प्लस 6d, ओके। और ये RHS में जो मैट्रिक्स है उसके इक्वेट कर दूंगा मैं, -7 -8 -9 2 4 6, यहाँ पर भी एक 2/3 की मैट्रिक्स, यहाँ पर भी एक 2/3, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम है तो अब अंदर 1 to 1 एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, वहां से ABC सॉल्व हो जाएगा। चलो 1 to 1 एलिमेंट्स इक्वल करो, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, लाइक ठीक है ना, करो। तो क्या हो जाएगा a प्लस 4b इक्वल टू -7, दूसरा बोलो 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, तीसरा बोलो 3a प्लस 6b इक्वल टू -9, चौथा बोलो c प्लस 4d इक्वल टू 2, पांचवा बोलो 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, और लास्ट बोलो 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। फाइन। अब देखो आप ध्यान से देखो, शुरू की तीन मैट्रिसेस तो a और b में है, और नीचे की तीन मैट्रिक्स इक्वेशन, सॉरी नॉट मैट्रिसेस, शुरू की तीन इक्वेशंस a और b में है और नीचे की तीन इक्वेशंस c और d में। तो ऊपर की तीन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने से a और b मिलेगा और नीचे की c और d मिलेगा। सर लेकिन दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दो वेरिएबल है तो तीन है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दो वेरिएबल c और d, तो तीन है, तो ज्यादा ही है ना, कम थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी हम तीसरी का भी यूज करेंगे, कैसे, हम किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, लाइक अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर दिया, वहां से जो ए और बी मिला उसको अपन तीसरी में पुटअप करके देखेंगे कि वो तीसरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट से तीसरी को नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, तो भी वो गलत है, क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट मैच होना चाहिए ना। तो ए और बी की ऐसी वैल्यूज रखनी है जो हर एक एलिमेंट को मैच कराए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सर दो एलिमेंट को मैच करा रहा है तीसरी को नहीं करा रहा है तो भी वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर 10,000 एलिमेंट्स भी हैं और एक एलिमेंट भी मिसमैच है तो भी मैट्रिक्स अनइक्वल मानी जाएगी, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी हम क्या कराएंगे, किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके सी और डी निकाल लेंगे और उसको फिर तीसरी में पुटअप करके देखेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सो लेट्स से इसको मैंने माना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। तो बताओ 1 एंड 2 को सॉल्व कर दूं पहले मैं। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 से a की वैल्यू क्या आ रही है, -7 -4b। इसको मैं इक्वेशन 2 में पुटअप कर दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है ना हमने कई बार। सो 2 इंटू ए की वैल्यू -7 -4b प्लस वॉट 5b इक्वल टू वॉट -8, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू -7 -14, 2 इंटू -4b -8b प्लस वॉट 5b इक्वल टू वॉट -8, इम्प्लाइज -14 -8 प्लस 5 -3b इक्वल टू -8। बोलो -3b कितना हुआ, -8 प्लस 14, 14 -8 is 6, सो b की वैल्यू बोलो 6 डिवाइडेड बाय -3 गिव्स मी -2। अब इसको ऊपर रख दो b की वैल्यू को, तो यहाँ से a आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से a आ जाएगा। सो a की वैल्यू हो जाएगी -7 -4 इंटू b की वैल्यू क्या निकाली आपने -2, सॉल्व करो। सो -7 प्लस 8 गिव्स मी व्हाट 1। सो a और b क्लियर है, लेकिन इसको मैं इसमें पुटअप भी करके देखूंगा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर पुटअप करके या कहीं पे बगल में पुटअप करके देख लो। तो यहाँ पे पुटअप करके देख लेता हूँ। सो इक्वेशन 3 इज व्हाट, बोलो 3a 6d इक्वल टू -9। सो 6d, d तो लिखा है, अच्छा b नॉट d, 6b इक्वल टू व्हाट -9। सो टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a है हमारा 1, b है, मैं ऊपर लिख दूंगा पुटिंग a कॉमा b इक्वल टू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो इसमें पुटअप करते हैं। सो 3 इंटू ए क्या है 1 प्लस 6 इंटू बी क्या है -2 शुड बी इक्वल टू व्हाट -9। सो 3 1 जा 3,
6 माइनस 12 इक्वल टू -9, सो -9 इधर भी, -9 इधर भी, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, LHS इक्वल टू RHS। इसके बाद नीचे लिख दूंगा मैं हेंस 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 A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू -2। ये तो कंफर्म हो चुका है। अब नीचे की तीन को सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट करके हम क्या निकालेंगे, C और D। निकाल सकते हो, निकालो जल्दी से। तो इन इसमें से मैं देखो, इस इक्वेशन में से C की वैल्यू निकाल लूं मैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। C प्लस 4D इक्वल टू 2 है, तो C की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 माइनस 4D। अब मैं इसको इक्वेशन कौन सी हो गई, 3 4 5, पांचवी में पुटअप करूं, ये इक्वेशन 4 से मिला मुझे। तो पांचवी इक्वेशन चेक करो क्या है, 2C प्लस 5D। 2C, तो C की वैल्यू ये है, प्लस 5D इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 4। सो करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 8D प्लस 5D इक्वल टू 4। देखो 4 से 4 भगाओ, तो -8D प्लस 5D यानी -3D। वैसे भी कांस्टेंट टर्म भाग जाता है तो वैल्यू 0 यानी आंसर वैसे भी। सो D की वैल्यू 0, D की वैल्यू 0 वहां पुटअप करो। सो 2 माइनस 4 इंटू 0 गिव्स मी 2। ठीक है ना, अब पुटिंग C कॉमा D, नाउ पुटिंग C कॉमा D इक्वल टू, C की वैल्यू है 2 एंड D की वैल्यू है 0 इन इक्वेशन 6, कि वेदर इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 6 और नॉट। ठीक है ना, तो इक्वेशन 6 क्या थी बताना एक बार। इक्वेशन 6 थी हमारे पास 3C प्लस 6D इक्वल टू 6, 3C प्लस 6D इक्वल टू 6। सो इम्प्लाइज 3 इंटू C की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 6। ये तो 0 हो गया, और 3 2 जा 6 होता है, 6 इक्वल टू 6, LHS इक्वल टू RHS। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट C की वैल्यू क्या है 2 एंड D की वैल्यू क्या है 0। तो AB पहले आ गया, CD बाद में आ गया। तो फाइनली so the required matrix X is, required matrix X इक्वल टू ABCD था। बोलो A क्या निकला था, A और B क्या निकला था, 1 और -2। पहले तो मैं लिख देता हूँ पहले क्या थी, ABCD ऑफ ऑर्डर 2/2। तो मैंने चारों की वैल्यू निकाल ली है। बोलो क्या था, 1 और C है 2 एंड D है 0 एंड ऑफ द ऑर्डर 2/2। देखो मैच करो आंसर, 1 -2 2 0। तो हमने एक ऐसी मैट्रिक्स X निकाल ली जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगी। आप क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, जो आपकी X मैट्रिक्स निकली है उसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको वही एलिमेंट मिलेगा। बताना एक एलिमेंट वेरीफाई करते हैं, बताना X क्या था, क्या मैट्रिक्स निकाली अपन ने। तो एक एलिमेंट देखते हैं, देखो 1 इंटू 1 और 4 इंटू -2 -8, 1 -8 -7 अगेन, एक एलिमेंट मैच कर रहा है, सारे आए। ठीक है, 12 आपके कोर्स से बाहर है जैसा कि हमने कहा, क्यों, क्योंकि PMI का है। और अब क्या बचा आपके पास, 13 14 15। सो 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का पॉज, तो कोई क्लास है अगली, अगली कोई क्लास है क्या, तो 1 मिनट का पॉज दो, मैं उनको पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई रखनी है, ओ सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखनी है, आई। सो ए बोले तो ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ये की ये मैट्रिक्स रख दो उसके बगल में, सेम टू सेम। सो क्या ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा गामा। ठीक है, करना आता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इक्वल टू आई भी रखना है, तो आई बोले तो 1 0 0 1। करो अल्फा इंटू अल्फा एंड बीटा इंटू अल्फा, बीटा अल्फा लिख सकते हैं इसको, बीटा अल्फा। ठीक है, पहला एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट देखो अल्फा बीटा एंड बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा, जो कि कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो इधर ही लिख देता हूं मैं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना, ये 0 हो गया। ठीक है, देन अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा इंटू अल्फा, नहीं सॉरी गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा। ठीक है ना, अल्फा गामा, देन अगेन माइनस अल्फा इंटू गामा, माइनस अल्फा गामा। तो ये अगेन कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुट द वैल्यू 0 हेयर एंड द फाइनल एलिमेंट विल बी लाइक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा एंड देन माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू व्हाट, 1
0 0 1। अब देखो ये दोनों एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं, 0 से 0 और 0 से 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या है 1। एंड सेकेंड को इसको इससे इक्वेट करो, सो अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1। अब आपको ऑप्शन में जो जो गिवन है उससे आप इक्वेशन से चीजें बना लो, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, अल्फा का स्क्वायर हो रहा है तो आप अल्फा का स्क्वायर वाली इक्वेशन चूज करो, कौन सी है, दोनों ही अल्फा के स्क्वायर वाली है ना। और अल्फा के स्क्वायर के साथ फिर कॉम्बिनेशन है बीटा और गामा का, तो बीटा और गामा की कॉम्बिनेशन की इक्वेशन फर्स्ट है, देखो चेक करो। सेकंड में तो अल्फा और बीटा के कॉम्बिनेशन की, आपको बीटा और गामा के चाहिए तो आप इस इक्वेशन से चीजें बनाएंगे। सो इट इज लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और प्लस 1 इधर आ गया -1 इक्वल टू 0। तो ऐसी कैसी इक्वेशन कहाँ मैच हो रही है, चेक करो। ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अच्छा सबको उधर लेके जाओ, सबके साइन चेंज कर दो, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा एंड +1। तो अब मैच हो गई ऑप्शन नंबर सी से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो जाए और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए, जीरो मैट्रिक्स। चलो प्रूव करते हैं इसको। देखो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कब होगी, जब ए इक्वल टू ए डैश होगा। और मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब माइनस ए इक्वल टू ए डैश हो जाए। फाइन, ठीक है। अब माइनस करो, मतलब लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा। सो ए माइनस माइनस ए 2a और ए डैश माइनस ए डैश कट गया। सो ए की वैल्यू क्या हो गई 0। मतलब आप ऐसे मत लिख देना 0/2 है ना। मैट्रिक्स है ये भाई, आप क्या लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नल मैट्रिक्स और जो कि क्या आएगा नल मैट्रिक्स आएगा। सो ए हैज टू बी ए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है क्लियर। लास्ट देखो ए एक ऐसी मैट्रिक्स है कि ए स्क्वायर तो ए बनता है और एक इक्वेशन और गिवन है आई प्लस ए का होल क्यूब -7a इक्वल टू क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। सो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है ना, इसको तो अपन यूज करेंगे। और इसमें अब आपको पता नहीं है कि ए मैट्रिक्स क्या है, कौन से ऑर्डर की है, आई भी कौन से ऑर्डर, कुछ नहीं पता। तो आप इसको जैसे रियल नंबर्स को सॉल्व करते हो ए प्लस बी का होल क्यूब लगा लगू के सेम टू सेम वैसे सॉल्व करते हो। जब कुछ भी नहीं पता तो जैसे रियल नंबर से वैसे मान लो एक्स और वाई मान लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब करके सॉल्व करें, ठीक है। सो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस आगे बोलो प्लस बी का क्यूब यानी ए का क्यूब, आगे बोलो 3a² यानी 3i² इंटू बी ए, हाँ प्लस 3ab² यानी 3i इंटू a²। और आगे क्या लिखा हुआ है -7, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। अब बेटा एक चीज बताऊं आपको, आई की कोई भी पावर करो वापस आई मिलेगा, आई टू द पावर एनी पावर। जैसे 1 की कोई भी पावर करो 1 मिलता है, तो मैट्रिक्स की दुनिया में 1 का दर्जा कौन रखता है, आई। यानी कि जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये ए है मान लो, मतलब ए थोड़ा नहीं, ये तो आई है ना, मान लो ये आई है। तो आई स्क्वायर करूंगा जब मैं आई स्क्वायर करूंगा तो इसके बगल में यही रख दूंगा। तो करके देखो चलो, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो 1, 1 इंटू 0 0, 0 1 जा 0 0, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0 0 एंड 0 0 जा 0 एंड 1, वापस वही मिली। तो आई की कोई सी भी पावर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, पावर 5 कर लो, मैट्रिक्स की दुनिया में आई का मतलब होता है 1। तो 1 की कोई भी पावर करें तो 1 ही मिलता है ना। तो देखो आई क्यूब आई लिख दूं मैं, आई क्यूब क्या लिख दूं मैं, आई। ए क्यूब को आपको क्या लिखना है, ए क्यूब को आप a² इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। आई स्क्वायर अगेन आई, तो ये 3ia, बोलो a² को आप a लिख सकते हो, देखो तो ये भी 3ia -7 है। चले आगे, आई a² को अगेन आप a लिख सकते हो, ये दिया हुआ है देखो, तो ये a हो जाएगा और a इंटू ए क्या हो जाएगा, अगेन a² हो जाएगा और a² को अगेन आप a लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये a हो गया, बताओ। देखो a² को a लिखा, फिर a इंटू ए क्या है, अगेन a² है, a² को अगेन a लिखा, ठीक है। प्लस 3ia यानी 6ia, 6ia -7 है 3ia। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा, देखो 1 इंटू 7 तो 7 ही होता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, किसी से मल्टीप्लाई करके उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलता है ना। तो ये 6ia तो 6a ही हो जाएगा ना, आई तो भूल जाओ भाई, 6 इंटू 1 इंटू ए है ये, तो 6a नहीं होगा क्या,
मतलब रियल नंबर्स की दुनिया में आई का मतलब 1 है ना, सिंपल सेम टू सेम उससे कंपेयर कर लिया करो। और आप चाहे तो करके देख लो, ए कोई भी मैट्रिक्स लो और उसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराओ, आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। अरे इसकी डेफिनेशन ही थी एक ऐसी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करके उसकी आइडेंटिटी ना बदले, तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, ए ए ही रहेगा। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6a लिख सकता हूँ, बोलो। इसको मैं लिख सकता हूँ 6a, नेक्स्ट स्टेप में है ना। सो आई प्लस ए प्लस 6a माइनस 7a। सो a प्लस 6a 7a, 7a से 7a खत्म, आंसर इज आई, ऑप्शन नंबर ए। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, चेक करो सही है। अब इसमें आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे जगह जगह पे। देखो जब इधर देखो स्क्रीन पे, जब आपने आई स्क्वायर को आई लिखा, यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू आई, इसके सामने है ना। जहाँ पे आपने जैसे 6ia को आपने 6a कर दिया, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज आई इंटू ए होता है, बिकॉज आई इंटू ए क्या होता है, ए होता है, इसलिए आई ए को ए लिख दिया। ठीक है ना, जगह जगह पे आपको ये रीजन लिखने हैं। ठीक है, डन, खत्म। कल हो जाएगा टेस्ट इसका, या आज शाम को, कल। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।